सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए को हम लोग नियमित कर रहे थे। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो सारांश हैं उसके संदर्भ की हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भेड़े और भेड़िए एक प्रतीकात्मक कहानी है। लेखक प्रतीकों के माध्यम से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो कुरीतियाँ हैं, उनमें जो अन्य प्रकार के बुराई है उस पर उसने करारा प्रहार किया है। यह व्यंग्यात्मक कहानी में व्यंग के द्वारा जिस प्रकार से लेखक ने बड़े ही मनोरंजक भाव से बातों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य है। लेखक वास्तव में जो नेताओं के विसंगतियां हैं, बुराई हैं, उनके जो दोष हैं, उनको परत दर परत निकाल करके रखने का प्रयत्न और प्रयास किया है। यदि प्रत्येक नेता अगर इसे व्यंग्यात्मक हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी को भेड़े और भेड़िए को पढ़े, समझे, इसका अनुकरण और अनुसरण करे, स्वाभाविक रूप से हम समझते हैं कि उनके अंतर मन की जो बुराई है, कलुषित जो भाव है, बहुत दूर तक निकल जाएंगे। लेखक इसके साथ साथ पाठकों के संदर्भ की भी चर्चा करते हुए बताया है कि वास्तव में उनका जो पठन पाठन की क्रिया होती है, हमेशा उबाऊ से वे अलग हो जाते हैं, लेकिन यदि मनोरंजक भाव से किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है तो बड़े ही मजबूती के साथ उसका श्रवण करते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेखक ने इन दोनों भावों को यथार्थ के धरातल पर उतारते हुए कहानी के संदर्भ में यह बताने का प्रयत्न किया है कि जंगल के पशुओं को एक बार ऐसा लगा कि एक ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें सबों को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। छोटे जीव निश्चित रूप से बड़े जीवों के द्वारा सताए जाते हैं, उनका वे आहार बनाकर क्षुधा को तृप्त करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। लेकिन यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्थापना यहाँ पर अभी हो जाए तो न तो किसी को कोई खाएगा, न तो किसी को कोई अन्य प्रकार के दुख कष्ट देने का प्रयत्न और प्रयास करेगा। इन सारी बातों को रेखांकित करने के क्रम में लेखक एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए पशु जगत में, वन प्रदेश में एक स्थिति सामान्य ढंग से पैदा करते हैं। इसके पश्चात आज जो उसमें प्रमुख पात्र हैं, भेड़े, भेड़िए और बूढ़ा सियार, इसके बाद उसके हरा, पीला और नीला सियार, ये सब इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं। भेड़िए का जो चरित्र होता है उसमें स्वार्थ का भाव, अवसरवाद का भाव, कपट, झूठा और अत्याचारी होने का और अपने बल पर घमंड करने का जो भाव होता है, निश्चित रूप से इन सारी बातों को रेखांकित करते हुए लेखक यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किए हैं कि ये नेतागण वास्तव में इस प्रकार की प्रकृति से जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार की प्रकृति से अपने आप को जोड़ करके रखने का प्रयत्न प्रयास करते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन ऐसा हो पाए ऐसा नहीं होता। स्वाभाविक रूप से लेखक यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं
कि जो भेड़ जाति है वह निहायत नेक है। उनकी प्रकृति निश्चित रूप से मानवीय गुणों से संतुलित संजोई हुई रहती है, लेकिन उनकी यही मानवता के गुण, यही उनके शिष्टता के गुण, यही उनके अपने आप पर अधिक संयमित होने का गुण भारी पड़ जाता है। और ये जो भेड़िया जाति है, जो वास्तव में हिंसा, वध, अवसरवाद या अन्य प्रकार की चीज़ों में अपना समय दे करके इनका दोहन शोषण करते हैं। स्वाभाविक रूप से लेखक हमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि अंततः पाठ के अंत में आप देखेंगे छल, प्रपंच, कपट, धोखा, अवसरवाद, मन को विचलित करने की नीति अपनाकर उन्होंने अंततः सरकार अपनी बना ली। और जिस प्रकार से उन भेड़ों के ऊपर अत्याचार का जो दौर शुरू हुआ वह पूर्ववत रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। आज हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कहीं न कहीं इन चीज़ों का निश्चित रूप से हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, अनुकरण उसका हम जीवन में देख करके हमें भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो यथार्थ भाव है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। और जब जीव के पशुओं को, जंगली जीवों को जब ऐसा लगता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपना करके सुखी जीवन जीने का हमें प्रेरणा लेना चाहिए, तो हम तो एक विवेकशील प्राणी हैं, हमारी एक अलग मौलिक रूप स्वरूप है। क्यों ना हम अपने जीवन यापन को इसके आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न और प्रयास करें। लेखक अंततः भोली भाली जो जनता है वही ठगी गई। भेड़ों के रूप में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जो मुख्य उम्मीदवार या पात्र हैं, उनकी पात्रता फिर उसी प्रकार से रौंदी गई। यदि हम सजग सचेष्ट होकर करके व्यक्ति का सही चुनाव नहीं करेंगे, अपने मत का संपूर्ण प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक से किसी भी समय में हमें उन नेतागणों के द्वारा कुछ न कुछ व्यथा पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास किया जाएगा। लेकिन यदि हम सोचकर, समझकर, विवेक के साथ उपयुक्त व्यक्ति को चुनकर सही दिशा में हम निर्णय दें, जाति से, धर्म से, वर्ग से, वर्ण से ऊपर उठ कर करके अगर हम इस प्रकार के क्रियाओं में सहयोग करें, तो हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और हम सभी उसके सही सही मायने में लाभ प्राप्त करने के लायक भी होंगे। लेकिन हमारी छोटी सी गलती, जिसके कारण हम कम से कम एक जो सत्र होता है 5 साल का, वहाँ तक हम कुछ नहीं कर पाते। जब वे आते हैं तो अपने मन लुभावन बातों से आपको प्रेरित करते हैं, अपने ओर खींचने का कार्य करते हैं। अगर उनसे नहीं होता तो आकर्षण के केंद्र बिंदु के रूप में नीले, हरे और पीले जो सियार हैं, धर्मगुरु के रूप में, कवि के रूप में, विचारक के रूप में, लेखक के रूप में ये सब आते हैं और हमारी मानसिकता को निश्चित रूप से उस दिशा में मोड़ देते हैं। और मोड़ने के उपरांत हम उनके छल प्रपंच में आ जाते हैं और अंततः हमको दुख का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने जिस प्रकार से मौलिक बातों को समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है, उसकी एक अलग रूप स्वरूप है। निश्चित रूप से हम उसका अनुसरण करते हुए एक ऐसे योग्य नागरिक बन करके और उपयुक्तता के साथ अगर हम कार्य करें, तो हमारा जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा, वहीं हमें नाना प्रकार के सुख भी प्राप्त होंगे, हमें सुख, शांति, समृद्धि भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में इन मौलिक बातों को जिस प्रकार से लेखक ने हमें
समझाने का प्रयास किया है उसको जीवन में उतार कर करके और ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान प्रदान करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।